नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी चेस की, जहां भारत के आर प्रज्ञानानंदा ने रचा है इतिहास और बन गए हैं ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी। आज रुख किया जाएगा नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने बिना डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किए डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जीरो के अंतिम दौर में उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया था, हालांकि भारत का यह स्टार खिलाड़ी पहुंच गया है डायमंड लीग फाइनल में, जो अगले महीने खेली जाएगी। पीएसए बुदापेस्ट स्क्वॉश ओपन के फाइनल में आज भारत के वेलेनवर्थ सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के ब्लाज फार्कस से होगा। और अंत में कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला क्रिकेट एशिया कप का, जो आज से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शुरू हो गया है। भारतीय टीम रविवार को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान का आगाज करेगी। तो आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए शतरंज के पिसाच से आई हुई एक शानदार उपलब्धि से, जहां रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में हुए फाइनल में फैबियानो करुआना को 15-13 से हराकर ये खिताब जीता। भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय शतरंज के हिस्से में जोड़ दी है। ग्रैंड चेस टूर के फाइनल मुकाबले की शुरुआती बाजियों में पिछड़ने के बाद प्रज्ञानानंद ने शानदार वापसी की और खिताब अपने नाम किया। भारतीय स्टार खिलाड़ी ने क्लासिकल चेस में 3-9 से हारने के बाद रैपिड सेक्शन में वापसी की और 8-0 से जीत दर्ज की। इसके बाद ब्लिट्ज प्रारूप में मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटा। इससे वो कुल 15-13 के स्कोर के साथ खिताब जीतने में सफल रहे। प्रज्ञानानंद ने पहले सेमीफाइनल में कीमर को 19-9 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि कारुआना ने दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ली सो को 18-12 से हराया। प्रज्ञानानंद 2018 में सिर्फ 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। उनकी मौजूदा रेटिंग 2750 है और अगस्त 2026 की ताज़ा फिडे क्लासिकल रैंकिंग में वो दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंद को पहली वरीयता मिली थी। वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अमेरिका के वेस्ली सो ने जर्मनी के विंसेंट कीमर पर जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2027 के ग्रैंड चेस टूर में सीधा प्रवेश भी मिल गया है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए अपना स्पॉट फिक्स कर लिया है कि 21 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने। प्रज्ञानानंदा ने अपनी जीत को लेकर के क्या कहा, ये भी सुनते हैं। I won a close final match against Fabiano Caruana. Managed to come back today in Rapid and Blitz after being down by 6 points in the classical portion. It was really close. It went down to the wire till the last game, and I really enjoyed the fighting games. अगर कभी वापसी की बात की जाए, हम जैसे क्रिकेट में करते हैं, फुटबॉल हॉकी में करते हैं कि आप 3 या 4 गोल से या इतने रन से पीछे थे और एक शानदार वापसी को जीत में बदल देते हैं, ऐसा ही कुछ चेस में देखने को मिला, जहां ये खिलाड़ी पहले दिन 3 दिन के ये फाइनल मुकाबले होते हैं और क्लासिक राउंड में 6 अंकों से पीछे था। दूसरे बार जब इनको मौका मिला बराबरी का तो अच्छी बढ़त थी, लेकिन ड्रॉ पे समाप्त हुआ। कल तक लोगों को लग रहा था कि किस तरह ये फाइनल में अपने आप को विजेता बना पाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो संतुलन और जिस खेल का प्रदर्शन किया, वाकई ऐतिहासिक प्रदर्शन जो भारतीय शतरंज में वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। और अब बात की जाए 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। यह प्रतियोगिता सितंबर में बेल्जियम के ब्रसेल्स में खेली जाएगी। इस वर्ष हुई 14 डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में से 5 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा शामिल थी, लेकिन नीरज चोपड़ा 2 प्रतियोगिताओं में ही शामिल हुए। नीरज ने 19 जून को दोहा और 21 अगस्त को लुसाने में हुई डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। कल ज्यूरिख में श्रृंखला के 14वें और आखिरी चरण के बाद आई अंक तालिका में नीरज 12 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर रहे। हाल में हुए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में वे 100% फिट नहीं थे,
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 88.5 मीटर का थ्रो किया। कूद और थ्रो स्पर्धाओं में अंक तालिका के शीर्ष 6 खिलाड़ी 4-5 सितंबर को ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा 5 सितंबर को होगी। श्रीलंका के उभरते स्टार रोमेश पथिरागे 39 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। 2 बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 35 अंक के साथ दूसरे और मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केसोर्ड वॉलकॉट 23 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। नीरज पहली बार होने वाली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई करने की राह पर हैं। यह प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में होगी। 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के विजेता को अल्टीमेट चैंपियनशिप में सीधे प्रवेश मिलेगा। चंद्रशेखर शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। नीरज चोपड़ा ने अपने लिए इतने बड़े मानक तय किए हैं कि जब सिल्वर मेडल भी एक खिलाड़ी जीतता है तो लोगों को लगता है कि यहां से स्वर्ण की गुंजाइश थी। और नीरज चोपड़ा की शानदार एंट्री पर जो उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल में की है, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला, जो अधिक जानकारी देंगे। विशेष, कल जब ज्यूरिक में टूर्नामेंट हुआ वहां पे नीरज नहीं थे, लेकिन नीरज ने अपना स्पॉट फिक्स किया है। हालांकि इस बार चुनौती हर बार से अधिक होगी 2022 के डायमंड लीग चैंपियन के सामने। जी बिल्कुल शक्ति, और इस बार चुनौती नीरज के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि इस बार जो उनका मुकाबला है वो पथिरागे जैसे खिलाड़ियों से होगा जो 90 मीटर का थ्रो बहुत ही आसानी से कर दे रहे हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा चोट के चलते काफी समय से अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वो अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वो इस चोट से उबर पाए। उनका मुकाबला अभी जो होने वाला है पथिरागे से, उन्होंने अभी रिसेंट में ही 92.07 मीटर का थ्रो फेंका। इससे पहले भी वो 90 मीटर का थ्रो फेंक चुके थे। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि नीरज के ऊपर कितना दबाव होगा। इसके अलावा जूलियन वेबर जो है वो चोट के चलते इस प्रतियोगिता में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि उनका भी रिकॉर्ड 90.40 मीटर का रहा है। इसके अलावा एंडरसन पीटर्स हो गए और टोबैगो के केशोर्ड वॉलकॉट, अमेरिका के कार्टिस थॉम्पसन, ये सभी खिलाड़ी जो है नीरज के सामने चुनौती पेश करेंगे। हालांकि नीरज ने एक बार 90.03 मीटर का जो है भाला एक बार फेंका था, लेकिन उसके बाद से वो 90 का आंकड़ा जो है क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो काफी चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए। जी बिल्कुल, चुनौती देखने को मिलेगी। पथिरागे एक नए सितारे की तरह जेवलिन की दुनिया में सामने आए हैं। मैं रिकॉर्ड के लिए ये चीज बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हुए 12 टूर्नामेंट में से 11 टूर्नामेंट का खिताब इस खिलाड़ी ने जीता है। और 3 बार नीरज चोपड़ा जब आमने सामने थे तो उनको दूसरे स्थान या फिर थोड़ा पथिरागे से पीछे रहकर ही संतोष करना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती इंतजार कर रही होगी। जी बिल्कुल, नीरज के लिए एक बहुत ही कड़ी चुनौती जो है इंतजार कर रही है। और इस सत्र में जो है 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो करने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हैं जूलियन वेबर, इससे नीरज को एक फायदा यह मिल सकता है कि वो प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। अरशद नदीम जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, वो खराब फॉर्म और अपनी चोट के चलते जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो काफी हद तक नीरज के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी। जी बिल्कुल, लेकिन एक कड़ा मुकाबला हो सकता है 4 से 5 सितंबर को खेल प्रेमियों को देखने को मिले। और उम्मीद होगी कि पिछले 4 अगर हम डायमंड लीग फाइनल की बात की जाए, 2022 में स्वर्ण पदक, 2023, 2024, 2025 लगातार नीरज चोपड़ा जो हैं वो को विनर रहे हैं। सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। इस बार सबको उम्मीद होगी अपने इस स्टार खिलाड़ी से कि एक शानदार फॉर्म के साथ मैदान पर लौटें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और नीरज चोपड़ा के बाद अब बात की जाए स्क्वाश की, जहां पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के पुरुष वर्ग के फाइनल में आज भारत के वेलनवन सेंथिल कुमार का मुकाबला विश्व की 55वीं वरीयता प्राप्त हंगरी के बलाज फार्कस से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले कल सेंथिल कुमार ने सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को एक कड़े मुकाबले में 9-11, 11-7, 11-8, 1-11 और 12-10 से हराया था। वहीं फार्कस ने मिस्र के मुस्तफा एलसीटी को लगातार सेटों में 11-4, 11-3, 11-7 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो जिस तरह की फॉर्म देखने को मिली, हालांकि वीर चोटरानी का उनको बाहर होना पड़ा क्योंकि सेमीफाइनल के इस ड्रॉ में दोनों ही भारतीय खिलाड़ी आ गए थे। ऐसे में उम्मीद होगी कि वो छोटी सी कसक शायद फाइनल में दोनों खिलाड़ी ना भिड़ पाएं, लेकिन सेंथिल कुमार पूरी करते हुए नजर आएंगे और इस बेहतरीन खिलाड़ी से टीम को एक पदक की जरूरत होगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में आगामी खेल प्रतियोगिताओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करके भारत को वैश्विक खेल गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बैठक 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी और 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स तथा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के संबंध में हुई थी। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। ये समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब अहमदाबाद कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की मेजबानी करने जा रहा है। 2029 में यहाँ पर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होने हैं। 2023 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं कॉमनवेल्थ के और अहमदाबाद मेजबानी करेगा इस बड़े आयोजन की और कहीं ना कहीं नजर होगी 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पर। अब कार्यक्रम में बात की जाए क्रिकेट की, जहां महिला एशिया कप क्रिकेट 2026 आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गया है। आज थाईलैंड और हांगकांग के बीच पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। एक रिपोर्ट। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम इस बार T20 फॉर्मेट में खेले जा रहे टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएगी। टीम से इस बार भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय टीम ग्रुप चरण में अपना पहला मुकाबला 30 अगस्त को थाईलैंड से, 3 सितंबर को दूसरा हांगकांग से और 5 सितंबर को तीसरा अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलेगी। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के ऊपर टीम को शानदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी। शेफाली और मंधाना दोनों की ही हालिया फॉर्म शानदार रही है। मंधाना इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रही हैं। वहीं जेमिमा रॉड्रिग्स की गैर मौजूदगी में कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। ऋषा घोष और दीप्ति शर्मा निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगी। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और रेणुका ठाकुर तेज गेंदबाजी की कमान संभालती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी श्री चरनी और राधा यादव पर होगी। चरनी इस साल खेले 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 27 विकेट चटकाए हैं। भारत ने T20 एशिया कप में 25 मुकाबले खेले हैं। इसमें से हरमनप्रीत एंड कंपनी ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि महज 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम साल 2012, 2016 और 2022 में T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। तो कहा जा सकता है कि एक और बड़ी प्रतियोगिता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सामने है। विशेष हमने अभी पूल देखा जहां पे भारत के साथ हांगकांग, थाईलैंड और पाकिस्तान है। कितनी कड़ी चुनौती होगी, जो कि इसके बाद सीधा सेमीफाइनल का दौर होगा। ये चुनौती भारतीय टीम के लिए इतनी बड़ी नहीं साबित हो सकती है, क्योंकि भारतीय टीम जो है 2025 में ओडीआई विश्व कप जीत चुकी है। हालांकि अभी 2026 में उनको हार का सामना करना पड़ा था T20 विश्व कप में, लेकिन थाईलैंड और हांगकांग जैसी जो टीमें हैं वो ट्रेडिशनली जो है क्रिकेट नहीं खेलती हैं। तो सिर्फ भारत का मुकाबला जो होगा एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान से होगा और सेमीफाइनल की जो राह है वो काफी आसान नजर आ रही है भारत के लिए। जी बिल्कुल आसान राह होगी, लेकिन भारत चाहेगा कि तीनों के तीनों मुकाबलों को जीता जाए। और इस प्रतियोगिता को लेकर के आइए सुनते हैं कि एशियाई खेलों से ठीक पहले अपनी तैयारियों को लेकर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा है। I think Asia Cup is a platform where you can really test yourself and put yourself under a lot of pressure to perform at a level which you expect a lot from your team, and I think this tournament will definitely give us a lot of experience. और भारत इस एशिया कप के तुरंत बाद एक हफ्ते के भीतर ही जापान का रुख करेगी, जहां पर टीम जो है एशियाई खेलों में एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है वहां पर प्रतिभाग करेगी। इससे पहले भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, तो विशेष अपने खिताब के बचाव के लिए हरमनप्रीत कौर की टीम उतरेगी जापान में। भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और भारत को अपना मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल में खेलना है वो जापान के साथ खेलना है। फिर से एक बार वही बात कि जापान भी ट्रेडिशनली क्रिकेट नहीं खेलती है, तो भारत के लिए एक बार फिर से सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी और भारत स्वर्ण पदक की ओर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत के लिए राह काफी हद तक वो मुकाबला आसान हो सकता है और टीम भी चाहेगी कि हर मुकाबले को उसकी प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ा जाए, जैसा कप्तान ने बताया भी इसके पहले जब सभी कप्तान मिले थे। और इसके बाद इस अगले वर्ष की शुरुआत में पहली बार आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है, जहां भारत की नजर एक लंबे अभियान पे। इसके बाद भारत जिम्बाब्वे के साथ कुछ T20 मैच खेलेगी।
तो उम्मीद होगी कि उसको भी जीत करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारी ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।